नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे खुशी है कि मैं आपसे दोबारा संपर्क कर पा रहा हूं, दोबारा अपना वीडियो बना पा रहा हूं, क्योंकि बहुत समय के बाद हमारा संपर्क हुआ है। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो एक थोड़ा सेंसिटिव भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेरीज भी मेरे पास उसी की आती हैं। संतान का सुख। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि संतान का सुख कैसे चेक करें, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मेरा पिछला वीडियो देखना तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, कैसे संतान का सुख चेक करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख चेक करना है तो पहली शर्त है कि आपके पास पति और पत्नी दोनों की कुंडली होनी चाहिए। केवल एक कुंडली देखकर आपको प्रेडिक्शन नहीं देनी है। नंबर 2, जब संतान का सुख चेक करना है तो जनरली गलती क्या करते हैं सब लोग कि केवल मेन चार्ट जो D1 चार्ट होता है उससे ही कैलकुलेशन करेंगे और जवाब दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें D1 भी चेक करना है, हमें D9 भी चेक करना है और D7 सप्तमांश जो संतान का चार्ट होता है, ये तीनों चेक करने हैं। संतान चेक करने के लिए हम सब जानते हैं पंचम भाव से संतान देखी जाती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लग्न से पंचम भाव चेक करेंगे कि पंचम भाव पर कोई पाप ग्रह तो नहीं है, किसी राहु केतु युति में तो नहीं है कोई। तो इस तरीके से पहले पंचम भाव चेक करना है, फिर पंचमेश की स्थिति भी चेक करनी है। पंचम भाव का मालिक कैसी स्थिति में है। तो संतान के लिए पंचम भाव और पंचमेश दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों की आपको स्थिति चेक करनी है लग्न से। नंबर 1 लग्न है, नंबर 2 है चंद्रमा से और नंबर 3 है गुरु से, क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं। तो आप दोस्तों ये चीज मेक श्योर करिए, कभी भी लग्न से केवल चेक करके उत्तर मत दीजिए। चेक करना है तो आपको लग्न से चेक करना है, चंद्रमा से पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति चेक करनी है और गुरु से जरूर करनी है। और ये केवल D1 में ही नहीं करनी है, D1, D9 और D7 तीनों चार्ट्स में चेक करनी है। मैं आपको क्यों ऊपर से मोटा मोटा समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी डिटेलिंग आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ इस वीडियो का मेरा पर्पस दूसरा है, इसलिए मैं उस टॉपिक पे फटाफट आना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे रहा था, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जिन्होंने पिछला वीडियो चेक नहीं किया है या जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, उनको बैकग्राउंड देना चाहता था। अब मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको उस टॉपिक पर आऊँ जब मैं डिटेल में कवर करना चाहता हूँ। मैं कवर करना चाहता हूँ क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट को। इसकी कैलकुलेशन भी मैंने पिछले वीडियो में बताई है, तो जिन लोगों को कैलकुलेट करना नहीं आता है वो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मोटा मोटा बता देता हूँ। बीज स्फुट क्या होता है? ये होता है पुरुष की पौरुषता को जांचने का एक आप पैरामीटर समझ लीजिए। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सूर्य का जो भोगांश होता है, शुक्र का जो भोगांश होता है और बृहस्पति का जो भोगांश होता है उसको जोड़ लीजिए और बाद में जो लास्ट में राशि निकल कर आती है वो आपको देखनी होती है कि कौन से राशि के अंदर आया है। तो वो होता है बीज स्फुट। सिमिलरली स्त्री के लिए क्षेत्र स्फुट होता है, उसमें चंद्रमा का भोगांश, मंगल का भोगांश और बृहस्पति का भोगांश जोड़िए। तीनों को जोड़ने के बाद जो लास्ट में राशि निकल कर आती है वहां पर क्षेत्र स्फुट होता है। बीज स्फुट का विषम राशि में होना जरूरी है, क्षेत्र स्फुट का सम राशि में होना जरूरी है। बीज स्फुट का D1, D9, D7 तीनों चार्ट्स में विषम राशि में होना चाहिए या कम से कम 2 में। सिमिलरली महिला का क्षेत्र स्फुट सम राशि में D1 में, D9 में और D7 में होना चाहिए। अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं जो मैंने लगाया है, इसके अंदर मैंने आपको एक कुंडली बनाई है, उसमें लिखा है मैंने बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट किसका कहाँ पर होना चाहिए। और सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए कुंडली बनाई है, उसमें मैंने 6ठे भाव में बीज स्फुट लिख दिया है। अगर बीज लिखा है इसका मतलब ये पुरुष की कुंडली हो गई। तो आपके एक रेफरेंस के लिए मैंने एक काल्पनिक कुंडली बनाई है, इसमें ग्रह बिठा दिए हैं और बीज स्फुट लिख दिया है कि यहाँ पर 6ठे भाव में मेरा बीज स्फुट बैठा है 7वीं राशि में, यानी कि तुला राशि के अंदर। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, ये बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट क्या चीज है, क्या बला है
मैंने तो गुरु से चेक कर ली, चंद्रमा से चेक कर ली, लग्न से चेक कर ली, पंचम भाव, पंचमेश सब चेक कर लिया, अभी बीज स्फुट कहाँ से कूद गया। तो ये बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट उस केस में यूज होता है जहाँ पर संतान आपके पास जातक आएंगे और बोलेंगे मुझे संतान नहीं हो रही है, संतान कंसीव कर पा रहे हैं तो रुक नहीं रही है, मिस कैरेज हो जा रहा है या कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आके आपको बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट लगाना है। अगर किसी को कोई समस्या नहीं है, संतान नॉर्मली वो सिर्फ जब समय जानना चाहते हैं, तो वो आप पंचम भाव व पंचमेश से और उनके पास सुख है या नहीं है वहाँ से नॉर्मली बता सकते हैं। लेकिन जब किसी को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंसीव करने में, तब आप देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में संतान का योग है या नहीं है। उसके लिए ये बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट आप समझ लिए एक ऐसी चीज है कि अगर आपको ये कैलकुलेट करके और पकड़ना आ गया, आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि इनके जीवन में संतान का योग है या नहीं है। इससे क्या होता है, जातक जो आपके पास आता है वो मेंटली थोड़ा रेडी हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर का मेन काम होता है गाइड करना, काउंसिल करना, डराना नहीं। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि किसी के जीवन में संतान का योग नहीं है, तो बेसिकली आप उस तरीके से उसको प्रेजेंट करिए अपनी बात को कि वो मेंटली रेडी हो जाए इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कि शायद उसके जीवन में संतान का योग ना हो। और अगर वो नहीं उसको योग दिख रहा है तो दूसरा तरीका होता है, क्या इस जातक की कुंडली में टेक्नोलॉजी के थ्रू संतान का योग है या नहीं है। इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कि टेक्नोलॉजी से कैसे चेक करते हैं, IVF से कैसे चेक करते हैं, IVF का भी बनाऊंगा। नंबर 3, अगर IVF से भी योग नहीं है तो क्या ये अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली आप बता रहे हैं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं इस रास्ते पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप रूट नंबर 2 पर जाइए। अगर IVF से भी नहीं तो आप रूट नंबर 3 पे जाइए। आप गाइड कर रहे हैं, और यही एस्ट्रोलॉजर का काम होता है। एस्ट्रोलॉजर का काम डराना, पूजा कराना और ये सब नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजर का काम होता है गाइड करना, उसे राह दिखाना। तो अगर उसके जीवन में अडॉप्ट करने से ही संतान आएगी तो आप उसे बताइए कि अरे अडॉप्ट करके ही आएगी, आप व्यर्थ के एफर्ट्स मत डालिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप कैसे गाइड करते हैं, कैसे काउंसिल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मैंने बताया आपको क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट। कैलकुलेशन मेरे दूसरे वीडियो में मैंने कैलकुलेट करके नहीं बताया है, लेकिन स्त्री के लिए सम राशि में होना चाहिए तीनों चार्ट्स में, या कम से कम 2 में, और पुरुष के लिए विषम राशियों में। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, बीज स्फुट किन भावों में हो, कि कहाँ कैसा हो, किस स्थिति में हो, और क्षेत्र स्फुट किन स्थिति में हो, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर मेरे बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट त्रिक भाव 6, 8, 12 में है तो संतान की स्थिति के लिए शुभ नहीं है। 6, 8, 12 में बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट का होना अच्छा नहीं है। बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट जिन राशियों में गए हैं, अगर उनके स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, ये भी शुभ स्थिति नहीं है। बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट जिन भावों में बैठे हैं, अगर वो पाप कर्तरी में चले गए हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये चीजें चेक करना बहुत जरूरी है कि बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट 6, 8, 12 के अलावा जिन राशियों में गए उनकी वहां पर उन भावों की और उनके भावेशों की क्या स्थिति है। उसके बाद लास्टली जिन राशियों में गए उनके स्वामी नीच अस्त नहीं होने चाहिए। लेट्स से मेरी, जैसे मैंने रेफरेंस कुंडली दी है, मेरा बीज स्फुट 6ठे भाव में 7वीं राशि में बैठा हुआ है, यानी शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पर शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, ये मेक श्योर करना है। तो केवल बीज स्फुट और सिंपली और क्षेत्र स्फुट की कंडीशन, मतलब वो आपने सम या विषम देख के ही आप नहीं कंक्लूजन ले सकते। आपको बेसिकली देखना पड़ेगा 6, 8, 12 में तो नहीं है, जिस राशि में बैठे हैं उनके भावेश की क्या स्थिति है, अस्त या नीच के तो नहीं है, प्लस पाप कर्तरी में तो नहीं है। नंबर 3, ये आपने देख लिया। अगर आपको पॉजिटिव सिचुएशन मिलती है, आप कह सकते हैं कि आपको संतान का योग है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर बीज स्फुट बली है, मतलब आपको तीनों चार्टों में लेट से विषम राशि में मिल गया, लेकिन क्षेत्र स्फुट जो कि सम राशियों में होना चाहिए था, 3 में से एटलीस्ट 2 चार्ट्स में, वो तीनों में ही विषम में बैठा हुआ है, तो संतान को, उस जातक को संतान नहीं होगी। लेकिन इसका उल्टा, अगर क्षेत्र स्फुट बली है और बीज स्फुट कमजोर है, तो चांसेस हैं कि संतान हो, विलंब से हो। यानी
अगर महिला के अंदर क्षेत्र स्फुट बली है तो संतान होने के चांसेस फिर भी होते हैं। अगर ये क्षेत्र स्फुट ही कमजोर निकला तो बीज स्फुट कितना भी बली हो संतान नहीं हो सकती, या चांसेस बहुत बहुत कम है। कंसीव कर भी लिया तो आगे चल के इतनी प्रॉब्लम आएंगी कि हो सकता है संतान सरवाइव ना कर पाए। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं और संतान का समय गोचर से देखना पड़ता है। दोहरा गोचर मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि जन्म के 9 माह के अंदर गुरु और शनि का गोचर पंचम, पंचमेश, नवम या नवमेश को से संबंध बनाए तो संतान का समय आने वाला है। गोचर के ऊपर मेरा पूरा डिटेल्ड वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं तक सीमित करूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर करते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।